डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ट्रिब्यून का एक अच्छा आर्टिकल है एथिक्स से संबंधित। आईपीएस ऑफिसर शरद चौहान के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। शरद चौहान कहते हैं, देखो गुड स्मेरिटेंस वो होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप विक्टिम्स की जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनकी मदद करते हो, उनको जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचाते हो, आप गुड स्मेरिटेंस हो, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के विक्टिम्स की मदद की जरूरत के समय। देखो पुलिसिंग ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है अगर कम्युनिटी में सब एक दूसरे की केयर करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर किसी को कम्युनिटी की वेलबींग की भी परवाह है, तो ऐसी सिचुएशन में ना क्राइम्स को प्रिवेंट करना आसान हो जाता है। बट देखो हो क्या रहा है, आप दो इंसिडेंट देखिए। उज्जैन का शर्मसार करने वाला इंसिडेंट, 12 साल की लड़की पार्शियली बिना कपड़ों के खून बह रहा है, देखा गया उस लड़की को उज्जैन की गलियों में मदद मांगते हुए। लेकिन सीसीटीवी कैमरा से जो तस्वीर सामने आई, एक पर्सन अपने घर के बाहर खड़ा उस मदद मांगती लड़की को दूर कर रहा है कि भाग जाओ यहां से। बहुत समय लग गया, जब जाके उस लड़की को मदद मिली ऐसा लगा जैसे संवेदना मर गई इंसान में। उसके बाद एक और इंसिडेंट देखिए दिल्ली का। दिल्ली में 30 साल का एक फिल्म मेकर एक्सीडेंट हुआ उसका। अब देखो एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, लेकिन लोग मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। एक तरफ बहुत जोर की चोट लगी है सर पे, हॉस्पिटल सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, उसके जिस फिल्म मेकर का एक्सीडेंट हुआ इवन उसका घर भी नजदीक है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। लोग इस एक्सीडेंट के बाद के घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो इंसिडेंट है ना, ये सोसाइटी का एक प्रकार से ना ट्रेंड बता रहे हैं। इस प्रकार से आज के समाज में सिटीजन्स ने ना एक दूसरे की केयर करना छोड़ दिया है। जो कलेक्टिव वेलबींग की बात होती थी ना, कि कम्युनिटी की वेलबींग की परवाह करना है, वो सेंस ना धीरे धीरे इनडिफरेंस में तब्दील हो गई है, जैसे लोगों को ना फर्क पड़ना बंद हो गया है। लास्ट में आईपीएस ऑफिसर शरद चौहान ये कहते हैं, देखो लैंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। बात सही है कि इस चीज़ की पुलिस को पैसे मिलते हैं, पुलिस की ड्यूटी है और इसी के लिए वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। बट देखो कम्युनिटी में जब एक दूसरे के प्रति केयर और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है ना, तब जाके पुलिस का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए पुरानी जो सोसाइटल वैल्यूज़ थी ना, उनको रिवाइव करना ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना है। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। आज द हिंदू में इतने अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं, तो 3 इश्यूज हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, म्यांमार में सिविल वार चल रहा है और इससे कैसे नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन प्रभावित हो रही है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वर्क इन द एआई ईरा। इलोन मस्क का कहना है आने वाले समय में ऐसा होगा कि एआई सभी प्रकार की जॉब्स को रिप्लेस कर देगी, चाहे वो फिजिकल जॉब हो या फिर सोचने वाली जॉब हो, यानी कोग्निटिव वर्क हो। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान के पास कोई काम करने के लिए नहीं रहेगा। ऐसे वर्ल्ड में फिर क्या होगा, इसी से डील करता ये आर्टिकल है। और तीसरे नंबर पे देखो, आज एथिक्स का एक टॉपिक हम निपटाएंगे, प्रोबिटी। एथिक्स का एक पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोबिटी वाला। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया म्यांमार रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक जो है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 8 नवंबर 2020 ये वो दिन है जब म्यांमार में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और इन इलेक्शंस के नतीजों में सू की, जो एक प्रोमिनेंट लीडर है म्यांमार की, उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। लेकिन देखो 1 फरवरी 2021 को वहां की जो मिलिट्री है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। यानी इलेक्शन रिजल्ट्स के हिसाब से जो सरकार बनने जा रही थी उसको बनने से पहले ही मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब उस बात को देखो 3 साल पूरे हो चुके हैं, तब से लेके म्यांमार में अभी तक अनरेस्ट चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। किस किस के बीच में? एक तरफ तो देखो मिलिट्री रूल है, एक तरफ मिलिट्री है और दूसरी तरफ है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वाले। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? जैसे देखो कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं, इसके अलावा रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं,
रेसिस्टेंस फोर्सेस मतलब जो हथियारों के बल पे म्यांमार से मिलिट्री रूल को खत्म करना चाहते हैं। मतलब जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है ना, उन सब ने मिलकर ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की है। आज के समय में म्यांमार में कुछ एरिया तो देखो ऐसा है जहां पे मिलिट्री का रूल नहीं है, बल्कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का रूल है। जो रेसिस्टेंस फोर्सेस है ना, मिलिट्री के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत सारी म्यांमार मिलिट्री की आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। एक प्रकार से आप कह सकते हो सिविल वार चल रहा है अभी म्यांमार में। बट देखो इसका खामियाजा ना कहीं इंडिया को भी भुगतना पड़ रहा है। कैसे? अब देखो सिविल वार के कारण ना हमारे देश में 5,000 रिफ्यूजीज आ चुके हैं, अभी हाल ही में आए। और कल की ये न्यूज़ है 40 म्यांमार आर्मी के जवान भी इंडिया में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि देखो रेसिस्टेंस फोर्सेस ने उनकी मिलिट्री पोस्ट पे कब्जा कर लिया, तो वो अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए। इंडिया की आर्मी ने उनको वापस सेफली इवैक्यूएट कर लिया म्यांमार में, मतलब सेफ लोकेशन पे पहुंचा दिया म्यांमार में। बट देखो म्यांमार में जो कुछ चल रहा है ना, उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो म्यांमार में चिन एथनिक ग्रुप है। अब चिन एथनिक ग्रुप के ना टाइज हैं, मतलब पारिवारिक रिश्ते हैं मणिपुर में कुकी कम्युनिटी के साथ में और मिजोरम में मिजो कम्युनिटी के साथ में। अब चिन कम्युनिटी के लोग एज ए रिफ्यूजी भागकर इंडिया में आते हैं ना, तो मिजोरम की जो सरकार है ना, मिजोरम की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा ना सिंपैथी रखती है म्यांमार रिफ्यूजीज के साथ में, क्योंकि उसमें चिन कम्युनिटी के लोग होते हैं और चिन एथनिक ग्रुप के पारिवारिक रिश्ते हैं मिजो एथनिक ग्रुप के साथ में और कुकी एथनिक ग्रुप के साथ में। मिजो मिजोरम में है, कुकी मणिपुर में है। तो इनको आने दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता इनके अगेंस्ट, बल्कि इनको सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, जैसे आधार कार्ड या फिर दूसरी फैसिलिटीज। अब इस चीज को आप मणिपुर में टेंशंस से रिलेट कीजिए। मणिपुर में जो टेंशंस क्रिएट हुई थी ना, एक तरफ मैती कम्युनिटी के लोग और दूसरी तरफ कुकी कम्युनिटी के लोग। देखो मैती कम्युनिटी के लोगों का और मणिपुर की सरकार का यह कहना था कि ना मणिपुर में हिल्स में म्यांमार के द्वारा जो म्यांमार से जो रिफ्यूजीज आए हैं ना, उन्होंने वहां पे सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर दी, इंक्रोचमेंट कर दिया लैंड पर और अपना गांव घर वहां पर बसा लिया। अब देखो बोन ऑफ कंटेंशन ये है, यानी एक लड़ाई का मुख्य फैक्टर ये है, मणिपुर की सरकार ये कहती है हमने फॉरेस्ट से इन गांवों को डिस्ट्रॉय कर दिया जो इलीगल रिफ्यूजीज ने वहां पे सेटल डाउन किया था, हमने उनके घरों को तोड़ा एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चला के, ये बोलना था मणिपुर की सरकार का। दूसरी तरफ कुकी कम्युनिटी के लोगों का ये कहना था ये हमारे सेटलमेंट थे, हमारे रिश्तेदारों के सेटलमेंट थे। जाहिर तौर पे देखो अब चूंकि म्यांमार से जो रिफ्यूजीज आए हैं उनके पारिवारिक रिश्ते हैं कुकी कम्युनिटी के लोगों के साथ, तो मणिपुर के जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं रिफ्यूजीज को जो म्यांमार से आते हैं। तो ये भी एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई मैती और कुकीज के बीच में मणिपुर में। इसके अलावा देखो जो रिफ्यूजीज आते हैं ना म्यांमार से, अब उनको जॉब नहीं मिलती इंडिया में, वो क्या करते हैं, वो इलीगल ढंग से ड्रग की सप्लाई करने लगते हैं। आपको पता है ये जो एरिया है ना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आगे जाके, मतलब ईस्ट में थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल है। यहाँ पे ड्रग्स की प्रोडक्शन, ड्रग्स की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है और ये ड्रग्स इंडिया में लाए जाते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इन ड्रग्स की, इंडिया से स्मगलिंग भी होती है फिर आगे जाके दूसरे देशों में। और ये काम, इस काम में ना रिफ्यूजीज काफ़ी बार बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरी जॉब नहीं होती। तो ये भी इंडिया के लिए खतरा है, म्यांमार के रिफ्यूजीज भारत में आ रहे हैं। एक रिलेटेड इशू देखो ये है, रिफ्यूजीज को लेके ना हमारी कोई तय अप्रोच नहीं है, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। एड होक स्टांस हम लेते हैं, जैसे रिफ्यूजीज आ रहे हैं तो अभी एड होक स्टेप लिया जाएगा कि इनको वापस भेजा जाए ना भेजा जाए, कैंप इस्टेब्लिश किया जाए, क्या किया जाए। तो ना एक प्रॉपर रिफ्यूजी पॉलिसी हमारे सरकार की होनी चाहिए ताकि जब भी रिफ्यूजीज आते हैं उनके साथ क्या करना है,
क्या उस समय प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए, सब कुछ प्री डिफाइंड हो। लास्ट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो म्यांमार में जो कुछ अभी चल रहा है ना, सिविल वार चल रहा है, इतना जल्दी ये शांत होने वाला नहीं है। म्यांमार की जो मिलिट्री है रेसिस्टेंस फोर्सेस के अगेंस्ट एयरफोर्स तक का इस्तेमाल कर रही है, एयर स्ट्राइक्स कर रही है उनके अगेंस्ट। तो ना अभी कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ सकता है। बट भारत को अपनी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनका म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ साथ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, आर्मी है, सबके बीच में ना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। और देखो भारत के पास में जो भी लिवरेज है ना कि कैसे म्यांमार के क्राइसिस को एड्रेस किया जा सकता है, मतलब कैसे इस दिशा में काम किया जा सकता है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आए और मिलिट्री रूल खत्म हो, वहां पे शांति आए, वो लिवरेज इंडिया को इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे देखो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएसए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे आसियान के देश हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया वगैरह, इनके साथ मिलकर इंडिया को काम करना चाहिए ताकि म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश की जा सके, क्योंकि म्यांमार की पीस सीधा सीधा लिंक्ड है इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने म्यांमार से रिलेटेड डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद द हिंदू में आज टेक्स्ट कंटेक्स्ट का एक अच्छा सा आर्टिकल है, इकोनॉमी ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वर्क। देखो इलोन मस्क ने ना हाल ही में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी। इलोन मस्क ने हाल ही में ये कहा कि देखो अभी तो एआई की सिर्फ शुरुआत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे एआई ना हर प्रकार की जॉब को रिप्लेस कर देगी, हर प्रकार की जॉब को, चाहे वो कोई फिजिकल काम हो या फिर कॉग्निटिव काम हो, हर प्रकार का काम एआई करेगी। आज तो इंसान एआई को डेवलप कर रहा है, बट एक समय ऐसा आएगा जब एआई खुद ही एआई को डेवलप करने लगेगी। एआई देखेगी कि ये काम है, मैनुअल काम है, तो इसे मैं ऑटोमेट कर देती हूं, तो खुद से ही मॉडल डिजाइन किया जाएगा एआई के द्वारा। देखो ये हालांकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, बट हां इतना जरूर है कि आने वाले समय में एआई बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करने वाली है और बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट भी होने लगी हैं। लेकिन जो जॉब्स जाने लगी हैं ना एआई की वजह से, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, और जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एआई इंजीनियर की, एआई प्रोग्रामर की, जो एआई प्रोग्राम लिखते हैं, उन जॉब्स की संख्या कम है। समझ गए आप कंसेप्ट? एआई की वजह से जॉब्स ज्यादा जा रही हैं, लेकिन एआई की वजह से जॉब्स क्रिएट कम हो रही हैं। इलोन मस्क ने यह भी कहा कि एक समय देखो ऐसा आएगा जब इंसान को ना काम करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारा काम तो एआई कर देगी, यानी वर्ल्ड विदाउट वर्क। अब देखो ये ना एक कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है। एक पक्ष ये कहता है, जैसे कीन्स एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, कीन्स फेमस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि ना वर्कर्स का वेलफेयर तभी सुनिश्चित होगा तब जब उन्हें कम से कम काम करना पड़ेगा। अगर एआई सारा काम कर देगी तो बढ़िया है, मतलब फिर तो वर्कर्स का वेलफेयर सुनिश्चित हो गया ना। ये बात कीन्स ने बोली थी, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। बट इसके विरोध में कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स का कहना था कि भैया वर्क ही तो किसी भी वर्कर के जीवन को एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। हम सब काम करते हैं, हमें उससे पहचान मिलती है, लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड करता है वर्क। बट कैपिटलिस्ट सिस्टम में ना वर्कर्स एलियनेट हो जाते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इस वजह से वो अपने वर्क से एलियनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका शोषण होता है। ये बातें किसने बोली? मार्क्स ने बोली। और दूसरी तरफ कीन्स ने क्या बोली? कीन्स ने बोला ऐसा सिस्टम जिसमें वर्कर्स को कम से कम काम करना पड़े, तभी उनका वेलफेयर सुनिश्चित होगा। अब आपके मन में जाहिर तौर पे एक क्वेश्चन ये आया होगा कि सर जी काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? कीन्स और मार्क्स की बातें तो ठीक हैं, बट आज के समय में तो वर्कर्स काम करते हैं, इसी से तो उनकी लाइफ चलती है ना, इसी से तो वो उनका घर का गुजारा चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना, मतलब ऐसा वर्ल्ड जहां काम करने की जरूरत नहीं है, इंसान को सारा काम एआई कर देती है। फिर एक और सिस्टम आएगा, वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनको बेसिक इनकम तो हर एक वर्कर को दी जा रही है, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके।
बाकी जिसकी काम करने की इच्छा है, मजा आता है जिसको कोई काम करने में, तो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो काम कर सकता है। ये बात इलोन मस्क ने बोली कि वर्ल्ड तो ऐसा होगा जिसमें काम करने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम एआई कर देगी, बट किसकी इच्छा है, उसको मजा आता है काम करने में, तो वो कर ले। और हर एक पर्सन को यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी, मतलब बेसिक इनकम तो मिलेगी ही ताकि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। बट देखो ऐसे वर्ल्ड में ना बहुत सारे कमियां हैं। इस वर्ल्ड में जिसमें किसी को काम नहीं करना है, सबसे पहले वर्कर्स को बेसिक इनकम तो मिल जाएगी, बट जिसके पास मशीन्स का कब्जा है, सारा काम मशीन कर रही है, लेकिन मशीन्स के ऊपर किसी का तो कब्जा है ना, वो तो बहुत पावरफुल हो गया, वो तो एआई का असली फायदा उठा रहा है। जबकि वर्कर्स जो हैं वो तो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो तो सिर्फ एक प्यादे बन के रह गए हैं जिनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है और बस अपना वो जीवन बसर कर रहे हैं, उनके पास में कोई पावर नहीं है। तो ये वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा अनइक्वल वर्ल्ड हो जाएगा, एक्सट्रीमली अनइक्वल वर्ल्ड ये हो जाएगा। इसलिए राइटर कहते हैं देखो हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया ना, नियर फ्यूचर में ये सिनेरियो तो नहीं आने वाला है, लेकिन हां एक बात जरूर है, एआई बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करने जा रहा है। इसलिए अब विभिन्न देशों की सरकारों को ना ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड पर्सन तैयार करने होंगे जिनको एआई के बारे में नॉलेज हो, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हो, ताकि उनको काम मिल सके। अदरवाइज एआई बहुत सारी जॉब्स को नष्ट करने जा रहा है। जितना जल्दी हो सके विभिन्न देशों की सरकारें लोगों को स्किल्ड बनाएं, उतना ही जॉब्स बच पाएंगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी विभिन्न देशों में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्ल्ड विदाउट वर्क से संबंधित। चलते हैं आगे। अब हम प्रोबिटी से संबंधित टॉपिक अगला डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली, एथिक्स का टॉपिक प्रोबिटी। प्रोबिटी का हिंदी में मतलब होता है सत्यनिष्ठा, और एग्जाम में अगर डेफिनेशन देनी हो तो 3 डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो एग्जाम में। सबसे पहली डेफिनेशन, प्रोबिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एंड एडहरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स। मतलब देखो प्रोबिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स हैं और आप उन स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करते हो, मतलब उन प्रिंसिपल्स के साथ कमिटेड रहते हो। और कौन से मोरल प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इन सभी मोरल प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर से आइए डेफिनेशन की तरफ। प्रोबिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। कौन से मोरल प्रिंसिपल्स? मतलब जिसके पास प्रोबिटी है उसके पास ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, और वो पर्सन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करता है, मतलब कमिटेड रहता है इन मोरल प्रिंसिपल्स के प्रति। तो ऐसी क्वालिटी को कहा जाता है प्रोबिटी। देखो वो सिविल सर्वेंट जिसके पास प्रोबिटी है उसके पास हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कमिटमेंट होगी, करेज होगी। वो कभी भी किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करेगा जो कि अनुशासन के विरुद्ध जाकर हो या फिर जिससे करप्शन होता हो, मतलब वो करप्ट काम हो, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा जिसके पास प्रोबिटी है। जैसा देखो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच विवाद उपजा था, उसके बाद काफ़ी दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जमा हो गए थे। देखो बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान ऐसे थे जो अपनी ड्यूटी आवर्स पूरी करके आए थे, मतलब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय ड्यूटी पे नहीं थे। लेकिन बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान ऐसे भी थे जो ऑन ड्यूटी थे, बावजूद इसके प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। तो देखो ये चीज़ प्रोबिटी के अंडर नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ अनुशासन के विरुद्ध है। आपको आपकी ड्यूटी पर होना चाहिए, वो बात अलग है। आपकी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, समझ गए? तो जिस पर्सन के पास प्रोबिटी है, जिस सिविल सर्वेंट के पास प्रोबिटी है, वो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो ऑनेस्टी के विरुद्ध हो, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इन सब चीज़ों के विरुद्ध हो। तो सेकंड डेफिनेशन आप प्रोबिटी की लिख सकते हो, प्रोबिटी इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट विच इंक्लूड्स ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोबिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं।
मिक्स डेफिनेशन लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब पहली लाइन को मिला के, इट्स ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एडहरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स, ये पहली लाइन, और उसके बाद ये दूसरी लाइन, दोनों को साथ साथ लिखोगे तो एक कंप्लीट बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी प्रोबिटी की। समझ गए? वैसे एक तीसरी डेफिनेशन भी है जो आप लिख सकते हो, प्रोबिटी इज एन अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिव माइंड और एटीट्यूड फॉर एडहरिंग टू सिविल सर्विस वैल्यूज। ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज वही सही रहेगा। मतलब प्रोबिटी के बारे में जब डेफिनेशन लिखनी हो तो पहली लाइन ये लिखिएगा और उसके बाद दूसरी लाइन ये लिखिएगा, तो इससे प्रोबिटी की जो डेफिनेशन है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो, जिस पर्सन के पास प्रोबिटी है, इसका मतलब मोरल प्रिंसिपल्स के मामले में और एथिक्स के मामले में वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहां पर देखो, प्रोबिटी आल्सो मीन्स ए पर्सन इज मोरली एंड एथिकली अबव रिप्रोच। मतलब मोरली और एथिकली वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस ऑफिशियल से जिसके पास प्रोबिटी है कि वो हमेशा अपने एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। देखो, किसी सिविल सर्वेंट के पास सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा, आवश्यकता इस बात की भी है ना कि एक राइट मेंटल एटीट्यूड हो, ताकि उस नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे देखो, एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज है कि कैसे कैसे प्रशासन को काम करना चाहिए, काम कैसे होता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, सर्विस का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए कि गरीब लोगों की मदद करनी है वो नहीं है, प्रोफेशनलिज्म का रवैया नहीं है, करेज नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर जब आए तो उसको सहन कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा उस नॉलेज का। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता। सिविल सर्वेंट्स के पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन एक राइट मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए ताकि उस नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जा सके। और राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर ये सभी मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए उस सिविल सर्वेंट के पास। अगर देखो सिविल सर्वेंट्स के पास प्रोबिटी नहीं है, या फिर आप कहो गवर्नेंस में प्रोबिटी नहीं है, तो इससे सिविल सर्विसेज इनएफिशिएंट, करप्ट, अनअकाउंटेबल बन जाएंगी। और दूसरी तरफ देखो, अगर पब्लिक ऑफिशियल्स के पास प्रोबिटी है तो इससे करप्शन नहीं होगा, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस काफ़ी इफेक्टिव होंगे और इनका फेयर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। अगर गवर्नमेंट में प्रोबिटी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रिलेटिवली फास्टर होगा। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में ये देखा जाता है अक्सर, जैसे ही लोग बड़ी पदों पर पहुंचते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या फिर पॉलिटिशियंस हों, बड़े पदों पर पहुंचते हैं तो उनके तरफ से कानून की जो रिस्पेक्ट है, कानून के प्रति जो कमिटमेंट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि देखो, ईस्टर्न कंट्रीज में ठीक इसका उल्टा होता है। हमारे देश में या फिर हमारे जैसे और जो देश हैं ईस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पर ये देखा जाता है जैसे ही किसी के पास पावर हाथ लगती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या फिर पॉलिटिशियंस की बात हो, वो पर्सन स्टेटस कोइस्ट हो जाता है। मतलब जैसा चल रहा है ठीक है, रिफॉर्म्स लाने में या फिर ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बदलने में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से पॉलिटिशियंस या फिर इवन सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा बहुत से कैंडिडेट्स सिलेक्ट होने से पहले बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन सिलेक्ट हो जाने के बाद वास्तव में जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट करते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, या फिर जिन वैल्यूज़ के साथ उन्हें काम करना चाहिए उन वैल्यूज़ को वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और पॉलिटिशियंस के साथ तो आपने अक्सर ये बात देखी ही होगी, प्रिविलेजेस इतनी सारी मिलती हैं कि उस प्रिविलेजेस में वो अंधे हो जाते हैं और ऑफिस का इस्तेमाल करने लगते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ना कि जनता की वेलफेयर के लिए। जैसे देखो, एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया जाता है, टोनी ब्लेयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, इनके बेटे को एक बार ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनको खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था और कांस्टेबल ने वार्निंग दी थी टोनी ब्लेयर को कि देखो, अगर अगली बार आपका बेटा ऐसा करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार से टोनी ब्लेयर की वाइफ जो है वो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रही थी तो उनकी वाइफ पर फाइन लगाया गया। आप बताइए, क्या हमारे देश में ऐसा पॉसिबल है? इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा, उसे इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर इतने बड़े पॉलिटिशियन की वाइफ पर चार्ज कर दिया जाए। ऐसी चीज़ें हमारे देश में नहीं देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उल्टा होता है हमारे देश में।
सीनियर पोजीशंस पे जो लोग पहुंचते हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है लॉ के प्रति वो तो और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। जो लोग सीनियर पोस्ट पर जाते हैं वो उस पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए, ना कि जनता की भलाई के लिए। जैसे देखो, एक गुरनार मेडल का कंसेप्ट है एशियन ड्रामा, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया जैसे जो देश हैं वो खास करके इंडिया पर ही फोकस करते हैं। स्टेट काफ़ी ज़्यादा वीक है, स्टेट लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि गवर्नमेंट में प्रोबिटी की कमी होती है। देखो, आज़ादी के बाद हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई थी, काफ़ी सारे कानून आए थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। प्रोबिटी थी नहीं गवर्नमेंट में। अगर प्रोबिटी होती तो अनुशासन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, अपराइटनेस के साथ, रेक्टिट्यूड के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन लॉज को इंप्लीमेंट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में ठीक से नहीं आ सके क्योंकि गवर्नमेंट में प्रोबिटी नहीं थी। सेकंड ARC रिपोर्ट का कहना है 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पब्लिक ऑफिस में प्रोबिटी नहीं रहती है, मतलब पब्लिक ऑफिस का अब्यूज़ किया जाता है और प्रोबिटी में कमी आ जाती है। कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं? सबसे पहले कॉलोनियल लीगेसी। कॉलोनियल ईरा के दौरान ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से काम करती थी आपको पता ही है। उसके बाद एसिमेट्री ऑफ पावर अमंग सिटीजन्स। एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है सिटीजन्स और पावर में बैठे लोगों के बीच, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी, DC एक जिले का मालिक होता है। क्यों होता है भाई मालिक? नाम में ही सिविल सर्वेंट है, काम है जनता के लिए काम करना। तो ये जो सोच है ना, ये माई बाप वाली सोच, ये ब्रिटिश ईरा के दौरान हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि काफ़ी बार कि कोई सिविल सर्वेंट चेयर पर बिल्कुल आराम से बैठा है, सामने बेचारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पिक्चर्स तो ये शो करती है कि जैसे सामने वाला जो सिविल सर्वेंट है वो अपने आप को राजा समझता है। भाई आप एम्पैथी शो करो ना, सामने जो बैठे हैं वो किस सिचुएशन में है, वो क्या दुख दर्द आपके सामने लेके आए हैं, उनको बिठाओ, उनसे ठीक से बात करो। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो पावर जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है सिविल सर्वेंट्स के पास और आम जनता के पास इतनी पावर होती नहीं है, तो ये जो पावर की बहुत ज़्यादा एसिमेट्री है ना, ये सिविल सर्वेंट्स को कहीं ना कहीं एहसास दिलाती है हम बाकी लोगों से अलग हैं, हम कुछ स्पेशल हैं। एलिटिज्म की भावना उनके अंदर आने लगती है और सत्यनिष्ठा यानी प्रोबिटी खत्म होने लगती है। उसके बाद वेलफेयर मॉडल। देखो, हमारे देश ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गरीबी खत्म करने के लिए आज़ादी के बाद, और 1970s में अभी तक चलाती हैं। मतलब स्कीम अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं गरीबों के लिए। तो गरीब लोगों की अप्रोच, बहुत से गरीब लोगों की अप्रोच इस प्रकार से बन गई कि सरकार हमारी अन्नदाता है, सरकार हमारे लिए जो स्कीम चला रही है एक प्रकार से एहसान कर रही है हमारे ऊपर। जबकि देखो, सरकार क्या एहसान कर रही है? जनता का पैसा है, मतलब हमारे देश की जनता से पैसा वसूला गया है टैक्स लगाकर, और जनता का पैसा जनता पर खर्च किया जा रहा है। तो फिर सरकार थोड़ी ना कुछ अन्नदाता है, बस सरकार में जो बैठे लोग हैं वो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपने घर से थोड़ी ना पैसा किसी को दे रहे हैं। लेकिन वही बात, सोच इस प्रकार से बना दी गई कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कीम चलाई जाती हैं, वो तो बेनिफिशियरी हैं और सरकार जो है वो अन्नदाता है। समझ गए? तो लोगों में लिटरेसी लाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि सरकार कुछ अन्नदाता नहीं है, ये जनता का ही पैसा है, जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट, रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी बार होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास, लेकिन डिसीजन लेने के बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, इसलिए उनके अंदर और भी ज़्यादा भावना आ जाती है कि वो अपनी मर्जी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और वो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उनको पता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी नहीं, वो ऑफिस का इस्तेमाल करने लगते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखो नेक्स्ट, प्रोबिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिन पब्लिक ऑफिशियल्स के पास प्रोबिटी है वो ऑफिशियल पोजीशन का नहीं इस्तेमाल करेंगे बेनिफिट्स को गेन करने के लिए, और जिन लोगों के पास प्रोबिटी है वो दिखाएंगे कि उनके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं काफ़ी फेयर हैं, इक्विटेबल हैं और लॉ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हैं। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है वो देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो सिचुएशन है उसे अवॉइड करेंगे। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता हो। जैसे देखो, नॉर्मल सा एग्जांपल है, किसी जज को सुनवाई करनी है केस में, तो उस केस में उस जज का बेटा या फिर बेटी वकील नहीं हो सकता ना।
अगर ऐसा होता है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनके पास प्रोबिटी है। वो पब्लिक के सामने और अपनी अप्रोच में दिखते हैं कि इम्पर्सनल है, मतलब पार्शियल वो नहीं है, इम्पार्शियल है और पूरी तरह से प्रोफेशनल है अपनी अप्रोच में। प्रोबिटी को देखो इम्प्रूव किया जा सकता है स्पेसिफिक एग्जाम में ट्रेनिंग देके, रिस्क प्रोफाइलिंग करके और रेगुलर ऑडिटिंग करके। कुछ और भी तरीके हैं जिनकी सहायता से प्रोबिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। देखो करप्शन को कम कैसे किया जा सकता है। आपको याद होगा हमने 2 प्रकार की अप्रोचेस डिस्कस की थी, एक तो वैल्यूज पे फोकस करके और दूसरा गवर्नेंस संबंधित मेथड्स की सहायता से। तो करप्शन जैसे कम किया जा सकता है वैसे ही प्रोबिटी को भी इंप्रूव किया जा सकता है। समझ गए? तो वो सारे फैक्टर्स जो हमने करप्शन की वीडियो में डिस्कस किए थे वो सारे आप लिख सकते हो कैसे प्रोबिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। वैसे देखो पिछले काफी समय में क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी जो है वो डिक्लाइन हुई है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि कैपिटलिज्म की ऐसी फॉर्म जिसमें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये काफी ज्यादा प्रिवेलेंट होता है। मतलब बिजनेस में सक्सेस तभी प्राप्त की जा सकती है अगर क्लोज रिलेशंस हों बिजनेसमैन के पॉलिटिशियंस के साथ और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, ताकि उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके अपने बिजनेस की फेवर के लिए। तो कोलिजन देखने को मिलता है पॉलिटिशियंस के बीच, बिजनेसमैन के बीच और ब्यूरोक्रेट्स के बीच। जैसे देखो नॉर्मल सा एग्जांपल है, 7 कंपनीज ने गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया टेंडर प्राप्त करने के लिए। गवर्नमेंट ने एक कंपनी को टेंडर दे दिया बिना कोई बीडिंग करवाए, बिना कोई प्रोसीजर फॉलो करें और बिना किसी प्रोसेस को अपनाएं। ये देखो फेवरेटिज्म है, क्योंकि उस कंपनी के जो मालिक थे हो सकता है उनकी अच्छी खासी बनती हो किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से या फिर पॉलिटिशियन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक एग्जाम्पल है। क्रोनी कैपिटलिज्म में मार्केट सबवर्ट होती है। होना ये चाहिए था कि जो कंपनी सबसे ज़्यादा बीडिंग लगाती उसको लाइसेंस मिलता, उसको टेंडर मिलता, लेकिन अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज किया गया पॉलिटिशियन के द्वारा और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। दे दिया गया टेंडर एक पर्टिकुलर कंपनी को। इससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ, क्योंकि हो सकता है बाकी कंपनीज ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हों लाइसेंस लेने के लिए, टेंडर प्राप्त करने के लिए। क्रोनी कैपिटलिज्म देखो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं। जैसे हमारे देश में सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, लोकपाल, ये सब इंस्टीट्यूशंस अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो क्रोनी कैपिटलिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म वहाँ भी देखने को मिलता है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन का अभाव है। लास्ट में ये कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म को रिमूव किया जा सकता है एथिकल गवर्नेंस की सहायता से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंश्योर करके। तो इन सब चीज़ों की सहायता से क्रोनी कैपिटलिज्म को रिमूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने प्रोबिटी के बारे में समझा। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो मेंस के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक गवर्नेंस से संबंधित और एक म्यांमार में इंस्टेबिलिटी और भारत की सिक्योरिटी सिचुएशन आपस में कैसे लिंक्ड है इस इशू से संबंधित। एक प्री का क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2015 में पूछा था, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का कौन सा देश पार्ट नहीं है। 6 देशों का ग्रुप है मैकोंग गंगा कोऑपरेशन, लेकिन इनमें से कौन कौन से देश मैकोंग गंगा कोऑपरेशन के पार्ट नहीं हैं। आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। सोच लिया? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी 1 और 3। ये 6 देश पार्ट हैं, लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। लेकिन बांग्लादेश और चाइना ये देश पार्ट नहीं है मैकोंग गंगा कोऑपरेशन के। तो तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।